हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं एक ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्रेंडिंग इन सियोंगसू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक वॉचमैन को किसी फैक्ट्री से बाहर आते हुए देखते हैं। वो इस फैक्ट्री को चेक करके लॉक कर रहा था, पर तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। जिसने हमला किया था उस आदमी ने वाइट कोट पहना हुआ था और साथ में रैबिट मास्क लगाया हुआ था। वो यहाँ पर उस वॉचमैन को मार डालता है और जैसे ही वो अपने रैबिट मास्क हटाता है तो एडवर्टाइजमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि असल में एक मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट था जो कि सियोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के मैनेजर मिस्टर नाम ने बनाया था। वो एडवर्टाइजमेंट शू ब्यूटी के ओनर डायरेक्टर शू को दिखा रहे थे, क्योंकि आज उन्हें शू ब्यूटी, जो कि कोरिया की नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। लेकिन डायरेक्टर शू को उनका ये ऐड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। और डायरेक्टर शो को मिस्टर नाम से नहीं बल्कि नायुन से मिलना था, जो कि सियोंगसू मार्केटिंग एजेंसी की डायरेक्टर थी। असल में डायरेक्टर शो ने मीटिंग भी नायुन के साथ ही फिक्स करी थी, लेकिन नायुन अब तक वहां पर नहीं पहुंची थी। और ये सारा काम था मिस्टर नाम का, जिसने आखिरी टाइम पर शेड्यूल चेंज कर दिया था और मीटिंग टाइम भी चेंज कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि नायुन की जगह ये कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करवाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायुन अपनी सिस्टर यूमी के साथ टैक्सी में बैठी हुई थी और उनकी टैक्सी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, यानी कि उनका मीटिंग में पहुंचना इम्पॉसिबल था। जिस पर यूमी कहती है कि वो एक बार फिर से मिस्टर नम की ट्रैप में फंस गए। तो नायुन उसे समझाती है कि उनकी गलती है, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर नम हमेशा की तरह उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उन्हें अलर्ट रहना चाहिए था। नायुन अब यहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर को $400 ऑफर करते हैं, जिससे कि वो उन्हें किसी तरीके से ट्रैफिक से निकाल कर मीटिंग की लोकेशन पर पहुँचा देता है। कार से उतरते ही नायुन किसी को फ़ोन करती है और जल्द से जल्द शूटिंग पर पहुंचने के लिए कहती है। अब वो जल्दी से डायरेक्टर शो से मिलती है, जहां पर वो उससे कहता है कि उसने अपनी इंपॉर्टेंट टाइम में से 15 मिनट मीटिंग के लिए निकाले थे, लेकिन अब नायुन के पास सिर्फ 3 मिनट है। तो वो जो भी बहाना बनाना चाहती है उसे वो जल्दी बोलना होगा, पर वो कोई भी बहाना बनाए बिना उस ऐड को डायरेक्टर शो को वापस से दिखाती है और कहती है कि उस ऐड फिल्म में जो एक्टर है वो पहले बहुत सारे असॉल्ट और फ्रॉड केसेस में फंस चुका था, पर फिर वो अचानक से क्राइम मूवीज करके फेमस हो गया और उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि नायुन ने उसे सपोर्ट किया और उसकी पर्सनल ब्रांडिंग से हेल्प की। उसने जानबूझकर उसे क्राइम मूवीज में डाला ताकि जब लोग उसके बारे में सर्च करें तो उनका ध्यान पहले उसकी क्राइम मूवीज पर जाए, जिसका मेन कंक्लूजन ये था कि उसने बस अपनी मीडिया कवरेज में उस एक्टर को वापस से बेस्ट एक्टर बना दिया था, जिसे लोग फ्रॉड कह रहे थे और गालियां दे रहे थे, जो सुनकर डायरेक्टर शो इम्प्रेस हो जाता है। तभी नायुन उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पीछे वही एक्टर खड़ा हुआ था जो कि नायुन से मिलने के लिए आ रहा था। ये दिखाकर नायुन उसे बोलती है कि जब से इसने इस एक्टर की हेल्प की है तब से वो जब भी उसे किसी काम के लिए बुलाती है तो वो एकदम कुत्ते की तरह भागता हुआ आ जाता है। और यही पावर है सियोंगसू मार्केटिंग की, जो सुनकर अब डायरेक्टर शो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके काम से इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद वो नायुन को एक्स्ट्रा 50 मिनट्स भी ऑफर करता है ताकि वो उनकी नई स्टोर की लोकेशन भी नायुन को दिखा सके, जिस पर वो हाँ कर देती है और यहाँ से दोनों पॉपअप स्टोर की लोकेशन देखने के लिए चाहते हैं। ये बिल्डिंग थी हैंडमेड शू मेकर की, जिस जगह पर डायरेक्टर शू अपना स्टोर खोलना चाहते थे। ये देखकर नायुन भी उसे बोल देती है कि ये जगह स्टोर के लिए एकदम परफेक्ट है और यहाँ से अब इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद नायुन यूमी के साथ अपनी एजेंसी जाती है, जहाँ वो यूमी को सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पोस्ट करने के लिए बोलती है। और जैसे ही ये पोस्ट एजेंसी में वायरल होती है तो कुछ लोग नायुन की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और वेल डिजर्विंग है, जिस वजह से उसे इतनी बड़ी ब्रांड की मार्केटिंग ऑफर हुई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तारीफ करने से ज़्यादा उसकी एजेंसी में उसके हेटर्स भी होते हैं, जो कि ये बात कर रहे थे कि ज़रूर उसका किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ अफेयर है, इसीलिए उसे इतनी सक्सेसफुल प्रमोशन मिल रही है, क्योंकि वो लोगों को फेवर्स देती है, जिसके बदले में उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पर नायुन को इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और फोकस से अपने ऑफिस में बैठकर स्माइल कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने एजेंसी की सीईओ मिस जोंग आती है, जो कि नायुन के साथ कॉफ़ी पी रही थी और उसे समझाती है कि शू ब्यूटी एनिमल टेस्टिंग की वजह से पहले भी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है, तो क्या उन लोगों के साथ काम करना ठीक रहेगा। इस पर नायुन कहती है कि उसका काम ही यही है कि भले ही कोई चीज़ सही हो या फिर गलत हो, पर उसे बस उसकी मार्केटिंग करनी है और उसे मीडिया कवरेज देना है। जिसकी ये बात सुनकर मिस जोंग उसे कुछ भी नहीं कहती और पूछती है कि वो इस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कैसे करेंगे जिसमें हैंडमेड शू मेकर्स के लोग रहते हैं। तो नायुन कहती है कि उसने इस बारे में भी सोचा हुआ है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि नायुन यूमी के साथ अपने कुछ लोगों को हैंडमेड शू मेकर्स की बिल्डिंग के बाहर भेजती है और उसका गेट ओपन करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर से भी हैंडमेड शू मेकर्स के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने उस बिल्डिंग को लॉक कर रखा था।
जहाँ दोनों तरफ से उस गेट को खोलने और बंद करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर एजेंसी का एक एम्प्लॉय की नज़र दूसरी साइड पर खड़े लड़के पर जाती है, जो लड़का यूनो था, जो कि स्योंगसू मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्न था। पर वो हैंडमेड शू मेकर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शू ब्यूटी बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है और जिस बिल्डिंग को वो लोग ऑक्यूपाई करना चाहते हैं वो बिल्डिंग इन शू मेकर्स के लिए अर्निंग का सोर्स था और अपनी पूरी लाइफ उन लोगों ने वहीं पर काम किया था, जिस वजह से यूनो उनकी हेल्प कर रहा था। जब ये लोग वापस एजेंसी में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रोटेस्ट के ऊपर अपने टेम्पलेट्स बांटता है और लोगों को इस बारे में सोचने के लिए कहता है कि नायुन जो भी कर रही है वो गलत है। पर तभी उसका बॉस वहाँ पर आकर यूनो को डांटता है कि वो इस एजेंसी में डायरेक्टर नायुन के लिए इंटर्नशिप कर रहा है और वो उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इस एजेंसी में परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनाया जाएगा। जो सुनकर यूनो तेज आवाज़ में बोलता है कि उस जैसे हैंडसम लड़के को भला कौन अपना एम्प्लॉय नहीं बनाएगा। वो बस नायुन से बात करके शू ब्यूटी के बारे में डिस्कस करना चाहता है, तो उसका बॉस उसे वापस से डांटता है और बोलता है कि वो डायरेक्टर नायुन को उनके नाम से नहीं बुला सकता, क्योंकि वो उन सभी के हेड है। जिस पर यूनो बताता है कि वो और नायुन एक ही स्कूल में थे और उन्होंने मार्केटिंग की पढ़ाई भी साथ में ही की, तो वो उसे नाम से क्यों ना बुलाए। वो ये सब बोल ही रहा था, तभी पीछे से नायुन वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूनो को ये कहते हुए सुनती है कि नायुन एक विच और इविल माइंडेड साइकोपैथ लड़की है। इसके साथ साथ उसके अंदर कॉमन सेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जो बोलकर यूनो पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने नायुन को देखकर डर जाता है। जो सब सुनकर नायुन उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ वो उसे अपना पॉइंट रखने के लिए कहती है। इस पर यूनो उसे सब कुछ डिटेल में बताता है कि शू ब्यूटी हमेशा से लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, क्योंकि ना ही वो अपने ब्रांड में कोई वीगन प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और साथ ही साथ वो सीक्रेटली एनिमल टेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि हैंडमेड शू मेकर के लोग एक अच्छी और डिसेंट कंपनी चला रहे हैं। यहाँ पर यूनो बस उसे यही समझाना चाहता था कि वो अपनी मार्केटिंग की मदद से अच्छी कंपनीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि असल में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर नायुन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और यूनो से कहती है कि अगर उसे नायुन के साथ काम करना है तो उसे एक अच्छा मार्केटर और लोगों के बारे में सोचने वाला मार्केटर नहीं बनना होगा। जो सुनकर यूनो को यहाँ से 2 साल पहले का इंसिडेंट याद आता है, जब वो नायुन के एक लेक्चर सेमिनार में गया हुआ था। वो वहीं से उसके काम से इम्प्रेस हुआ और उसने नायुन से इस बारे में बात भी करी कि वो मार्केटर इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि वो उन कंपनीज की हेल्प करना चाहता है जिन्हें कभी लाइमलाइट नहीं मिली, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि वो सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहता था। लेकिन नायुन इन सब से बिल्कुल अलग थी। वो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यूनो के फ़ोन में सेव कर देती है और उसे कहती है कि वो जब भी उसे बुलाए तो यूनो को आना होगा। इसके बाद हम जोंगवू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि नायुन के लिए पोस्टर डिज़ाइनिंग का काम करता है। वो नायुन और यूमी का अच्छा फ्रेंड भी था। इसे यूमी बता रही थी कि कैसे यूनो उनके अगेंस्ट जा रहा है, पर जोंगवू इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद यूमी नायुन से भी पूछती है कि आखिर उसका और यूनो का क्या रिलेशनशिप था, क्योंकि उसने पहले भी बहुत से रूमर्स उसके बारे में सुने थे। तो नायुन उसे बोलती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं था, वो बस उसे हेट करती है। जिसके बाद नायुन जोंगवू को शू ब्यूटी के लिए एक ऐसा पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए कहती है जिससे कि वो पोस्टर इको फ्रेंडली लगे और उसमें असल में भी सब कुछ इको फ्रेंडली सामान ही यूज़ होता हो, क्योंकि ये आइडिया उसे यूनो की उस वीगन प्रोडक्ट वाली बात से मिला था। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यूनो एजेंसी में डिनर कर रहा था और उसके कलीग्स उसे समझाते हैं कि उसे नायुन से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी एजेंसी में कास्ट सिस्टम चलता है और इसको असल में नायुन चलाती है। वही लोगों को डिवाइड करती है कि कौन उसके टॉप वर्कर में रहेगा और कौन स्टोर रूम में काम करेगा। वो लोग बोलते हैं कि यूनो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि वो अभी तक उन लोगों की तरह स्टोर रूम में काम करने नहीं गया। पर तभी यूनो के फ़ोन पर नायुन का मैसेज आता है और वो उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है, जो देखकर उसके कलीग्स की भी बोलती बंद हो जाती है और यूनो भी शॉक हो जाता है। अब यूनो उस होटल के बाहर पहुंचकर नायुन को डरते हुए कॉल करता है। अब यूनो जैसे ही होटल रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर नायुन और शू ब्यूटी के सीईओ यानी कि मिस्टर शू आए हुए थे। नायुन उसे उनसे मिलवाना चाहती थी ताकि यूनो का जो डाउट है कि शू ब्यूटी अब भी सीक्रेटली एनिमल टेस्टिंग कर रही है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मिस्टर शू खुद उससे बात भी करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के रिसर्च सेंटर में खुद रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं कि उसकी कंपनी में क्या होता है और उनकी कंपनी काफ़ी फेमस भी है, जिस वजह से लोग उन्हें डिफेम करने के लिए ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि वो लोग एनिमल टेस्टिंग करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर एक बार के लिए यूनो कन्विंस हो जाता है। नायुन फिर जब उसे अपनी कार से घर छोड़ रही थी तभी यूनो उसके सामने कहता है कि अगर शू ब्यूटी के प्रोडक्ट सच में क्रुएल्टी फ्री है तो वो भी उन्हें ज़रूर खरीदेगा। ये सुनकर नायुन उसे बोलती है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ वुमेन्स के लिए हैं। तब यूनो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और अपने फ़ोन पर लगे वॉलपेपर को दिखाकर कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोडक्ट खरीदेगा। जो सुनकर नायुन उससे इरिटेट हो जाती है और उसे ब्रिज पर ही बीच रास्ते में कार से निकाल कर खुद यहाँ से चली जाती है।
और उसे कल फैक्ट्री में पहुंचने का मैसेज करती है, जो देखकर यूनो को उस पर गुस्सा आता है कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायुन घर पहुंचती है, पर उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है और वो बहुत नर्वस हो गई थी। वो जल्दी से लाइट्स ऑन करके अब अपनी मेडिसिन लेती है और उसे पता चलता है कि ये लापरवाही उसकी हाउसकीपर की है, तो वो उसे कॉल करके काम से भी निकाल देती है। तभी यूनो उसे अपने कुछ वर्कआउट फोटोज़ भेजता है, जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। अगले दिन फिर हम यूनो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके घर में हर चीज़ इको फ्रेंडली थी और हर जगह पर बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए थे, जिनकी वो काफ़ी अच्छे से देखभाल करता था। यहाँ तक कि वो ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाता था। वो ब्रेकफास्ट करते हुए नायुन के कुछ इंटरव्यू भी देख रहा था और उसे अपने ऑफिस कैलेंडर से पता चल जाता है कि नायुन उसे अभी फैक्ट्री नहीं बल्कि ऑफिस में मिलेगी। इसलिए वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है और असल में अभी नायुन ऑफिस के बाहर ही पहुंचती है। जैसे ही वो कार से उतरती है तो दूर से यूनो उसे आवाज़ देकर रोक देता है। वो उसके पास आ रहा था, पर तभी पीछे से एक कार आ जाती है, जिससे बचने के लिए यूनो साइड हो जाता है और उसी बीच वो रोड पर गिरने भी वाला था, पर नायुन उसे पकड़कर बचा लेती है। जैसे इस तरह देखकर यूनो तो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे बोलता है कि अरे तुम मुझे ठीक से पकड़ो ना, पर ये सुनते ही वो उसे छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो होटल के बाहर पहुंचकर डरते डरते नायुन को कॉल करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका फ़ायदा उठाने वाली है। नायुन फिर यहाँ पर उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो उसे अकेले ही फैक्ट्री भेज रही थी। तो वो बताता है कि उसे ये सब ऑफिस कैलेंडर के शेड्यूल से पता किया और वो बस नायुन को देखना चाहता था, जो सुनकर वो इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। तो यूनो उसे शियो ब्यूटी के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर सच में वो एनिमल टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर नायुन को अपनी सोल की बेट लगानी होगी और प्रूफ करना होगा कि वो लोग सच में एनिमल टेस्टिंग नहीं करते। जो सुनकर नायुन को बस एक मजाक लगता है और वो ये कहकर चली जाती है कि वो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो यूनो को फैक्ट्री जाने के लिए कह देती है और जब वो उस फैक्ट्री की लोकेशन चेक करता है तो उससे पता चलता है कि वो फैक्ट्री एक रूरल एरिया के बीच में थी और ऑफिस से भी बहुत ज़्यादा दूर थी। पर वो हार नहीं मानता और अपनी एक सेल्फी नायुल को सेंड करके कहता है कि वो अपना काम अच्छे से करेगा। दूसरी तरफ नायुल को मिस जोंग मिलती है, क्योंकि ये दोनों अपनी एग्जीक्यूटिव टीम मीटिंग में जा रहे थे और इस मीटिंग में उन्हें मिस्टर हान मिलता है, जो कि ना ही मिस जोंग को पसंद करता था और ना ही नायुन को। इसलिए वो उनकी इंसल्ट करने लग जाता है कि कैसे नायुन ने मिस्टर नाम से शियो ब्यूटी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। पर मिस जोंग यहाँ पर नायुन को शांत रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनो रूरल टाउन के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ से फैक्ट्री के लिए बस में जाना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो कहीं कहीं पर वॉमिटिंग करने से भी बच गया था और आखिर में फैक्ट्री पहुंच ही जाता है, जहाँ पर उसे फैक्ट्री का एक आदमी मिलता है और ये फैक्ट्री थी शियो ब्यूटी की, जिसकी इंस्पेक्शन करने के लिए यूनो आया था। इसलिए वो आदमी यूनो को पूरी फैक्ट्री का टूर करवाता है, जहाँ उसे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और कोई भी साइन नहीं होता कि वो लोग एनिमल टेस्टिंग कर रहे हैं। पर तभी यूनो की नज़र वहाँ पर लोड हो रहा एक ट्रक पर जाती है और उस ट्रक में बहुत सारी ग्रास थी, जिससे कि उसे शक हो जाता है कि आखिर ये लोग फैक्ट्री के अंदर ग्रास को क्यों मंगवा रहे हैं। तो उसके साथ वाला आदमी उसे कहता है कि ये सब उनकी टेस्टिंग के लिए है। इसके बाद वो यूनो को लंच पर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ नायुन ऑफिस में होती है, जहाँ पर यूनो उसे लंच करते हुए पिक्चर सेंड करता है, पर नायुन उसे डिलीट कर देती है और मिस्टर शू को कॉल करती है। मिस्टर शू से वापस से क्लियरली पूछती है कि कहीं उनके साथ काम करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे और कहीं वो सच में एनिमल टेस्टिंग तो नहीं करते। तो मिस्टर शू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वे में कहते हैं कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर उन पर लगाए जाने वाले एलिगेशन सही हैं तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो उनकी इमेज को मार्केटिंग से अच्छा कर ही देगी। जिस पर नायुन भी हाँ बोल देती है। इसके बाद वो जुनवो से मिलती है, जिसने शियो ब्यूटी के लिए एक बहुत ही अच्छा इनविटेशन कार्ड बनाया था, जो कि उनकी थीम से भी मैच कर रहा था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स भी डीप ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स पर बेस थे। और इस इनविटेशन कार्ड को सनलाइट में रखने पर उसमें से भी एक ओशन की तरह ब्लू लाइट नजर आती थी, जो देखकर नायुन उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर जुनवो की बात उससे हम समझ पाते हैं कि वो नायुन को पसंद करता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि अब तक वो सिंगल कैसे हैं। उसे सिर्फ इनविटेशन कार्ड ही पसंद आया या फिर वो पर्सनली भी उससे इम्प्रेस हो गई। तो इसका जवाब नायुल बात बदल कर देती है और कहती है कि उसे जुनवो का आइडिया पसंद आया और वो इस आइडिया को और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती हैं, पर उसके जाने के बाद वहाँ पर यूमी आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि यूमी जुनवो को पसंद करती थी। इसलिए वो उसे बार बार मैसेज करके कभी लंच पर तो कभी डिनर पर बुलाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इस बार भी यूमी उसे लंच पर इन्वाइट करती हैं
और अपनी प्रोफाइल पिक्चर में उनकी साथ वाली एक पिक्चर लगा देती है, जो देखकर जुनवो उसे क्लियरली बोल देता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो उसे अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर यूमी को थोड़ा सा बुरा फील होता है। सीन अब यहाँ से यूनो पर आता है, जो कि फैक्ट्री से लौट कर वापस से मेट्रो स्टेशन आ गया था। उसे फैक्ट्री से कुछ गिफ्ट्स भी मिले थे, जिन्हें लेकर वो वहाँ पर बैठा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो फैक्ट्री में ही रह गया, इसलिए वो अपना फ़ोन लेने के लिए वापस से वहाँ पर जाता है, जहाँ पर सब जगह अंधेरा हो चुका था और सारे लोग जा भी चुके थे। वो अब धीरे धीरे अंदर जाता है और वहाँ उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। पर तभी पास ही में बने एक चेम्बर से उसे किसी की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो अंधेरे में वहाँ पर जाता है तो उसे दरवाजे के पास एक खरगोश नज़र आता है, जो कि चुपचाप उस दरवाजे के कोने में बैठा हुआ था। जैसे ही यूनो उसे अपने हाथ में उठाता है तो उसे वहाँ पर बने एक गेट के पीछे से बहुत सारे केज बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और वो जैसे ही उस दरवाजे के पीछे बनी रूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे उस फैक्ट्री की टेस्टिंग लैब मिलती है। वो जैसे ही वहाँ की लाइट्स ऑन करता है तो केजेस के अंदर ट्रैप किए गए बहुत सारे एनिमल्स थे, जिन पर टेस्टिंग की जा रही थी। यानी कि उसके सामने शू ब्यूटी का सीक्रेट आ चुका था, और उसके सामने इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ भी था कि वो लोग एनिमल क्रूएल्टी करते हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शू ब्यूटी पर ट्रस्ट करने लग गया था कि वो लोग सच में इको फ्रेंडली कंपनी है। दूसरी तरफ नायुन भी मिस्टर शू के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी, और वो जानते थे कि मिस्टर शू एक अच्छा इंसान नहीं है, वो कोई ना कोई सच उन सबसे छुपा रहा है। पर अब उनकी सच्चाई के बारे में ही उनको पूरे प्रूफ के साथ पता चल गया था। अब यूनो को सारे प्रूफ्स मिल चुके थे, जिनसे वो सभी के सामने शू ब्यूटी की सच्चाई ला सकता था। पर वो नायुन पर ट्रस्ट करके उसकी हेल्प लेने के लिए जाता है और अपने फ़ोन से की गई लैब की रिकॉर्डिंग्स और फोटोज उसे दिखाता है कि कैसे वो लोग एनिमल क्रूएल्टी कर रहे हैं। पर नायुन उसका फ़ोन लेकर सब कुछ डिलीट कर देती है और यूनो को समझाती है कि वो ये सब कुछ कवर करेंगे, और वैसे भी उन लोगों ने सिर्फ कुछ एनिमल्स पर ही तो टेस्टिंग की थी ना, ऐसा नायुन का कहना था। जिस पर यूनो उसे समझाने की कोशिश करता है कि शू ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जब एनिमल्स को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, और उन्हें ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उन्हें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी नायुन उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी सोल तक को बेड पर लगाने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो यूनो के फ़ोन को अपने पैरों से तोड़कर उसे वापस दे देती है और उसके ऑफिस से चले जाने के लिए कहती है। पर यूनो के जाते ही उसे अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है, जैसे कि किसी टेम्पल की बेल्स और वही इंजर्ड रैबिट। जिसके बाद वो मिस्टर शू से मिलने के लिए होटल जाती है और उसे उन रैबिट्स की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाती है, जो कि उसने यूनो के फ़ोन से अपने फ़ोन में ले लिए थे। पर यहाँ पर मिस्टर शू बिल्कुल भी नहीं डरता। वो नायुन से कहता है कि उसका काम ही तो इन सब चीज़ों को कवर करना है ना। तो नायुन बोलती है कि वो सब कुछ प्लान करके यहाँ पर आई है, और वो मिस्टर शू से कोई लड़ाई करने या फिर उसे ब्लैकमेल करने नहीं आई है, बल्कि वो उसकी कंपनी शू ब्यूटी को संभालने के लिए तैयार है। पर बदले में उसे $10 मिलियन सब्सिडरी मनी चाहिए, तभी वो उसकी ब्रांड की मार्केटिंग करेगी। जिस पर मिस्टर शू को हाँ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि अब नायुन हर जगह पर फेमस हो चुकी थी। सभी लोग उसकी बातें कर रहे थे, क्योंकि उसने शू ब्यूटी की ब्रांडिंग कर दी थी, और हर जगह बस यही बात चल रही थी कि अगर नायुन का ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहा तो जल्दी उनके ग्रुप के हेड ऑफिस में भी शामिल हो जाएगी, जिससे कि नायुन बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ यूनो एक टेम्पल के बाहर बैठा हुआ था और नायुन के बारे में ही न्यूज़ पढ़ रहा था। तभी उसकी फ्रेंड दायुन टेम्पल से बाहर आती है, जो कि नायुन को परेशान देखकर उसका फ़ोन उसे ले लेती है और उसे कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो कि उसका दिल उसे करवाना चाह रहा हो, यानी कि उसे बस अपनी दिल की सुननी चाहिए। जिस वजह से यूनो वापस से उस फैक्ट्री में सबूत इकट्ठा करने के लिए जाता है और रास्ते में नायुन को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो फैक्ट्री पहुंच जाता है और वापस से उस सीक्रेट लैब के अंदर जाने की कोशिश करता है। पर उस दिन जो आदमी उसे मिला था वो यूनो को रोकता है, और जब वो उसकी बात ना मानकर उस सीक्रेट लैब के अंदर जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने उस लैब को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से अब उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाता और उसे खाली हाथ वहाँ से वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ नायुन को शू ब्यूटी से जो $10 मिलियन मिले थे, उन पैसों की मदद से वो हैंडमेड शू मेकर्स को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मनी देकर उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोक देती है और उन सबको वहाँ से निकाल कर बिल्डिंग खाली करवा देती है। पर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो उस बिल्डिंग को खाली नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सालों से उस शू फैक्ट्री को चला रहा था। पर जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे थे वो उनके बहुत ही क्लोज थे, जिन्हें नायुन ने कुछ पैसे देकर खरीद लिया था। इसलिए वो अकेले बैठकर यही सब याद कर रहा था और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि सभी लोग साथ में काम किया करते थे और काफ़ी इंजॉय करते थे। लेकिन वो लोग अब अपनी मजबूरी के चलते जा चुके थे। तभी एकदम से मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स आकर भी उसकी मर्जी के बिना उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं।
आगे हम देखते हैं कि नायुन अपने ऑफिस में बैठकर उस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ही ऑनलाइन उसकी सोशल मीडिया देख रही थी। तभी उसकी बहन यूमी वहां पर आकर उसे बताती है कि उसने सारे शो मेकर से उस बिल्डिंग को खाली करने के लिए साइन करवा लिए हैं। लेकिन एक शू मेकर जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी बात नहीं मान रहा, जिस पर पहले तो नायुन उसे कहती है कि उस शो मेकर को वो संभाल लेगी क्योंकि उसे उसकी वीकनेस का पता चल गया था। लेकिन बाद में नायुन अपनी बहन की इंसल्ट करती है और बोलती है कि जब वो हेड ऑफिस में जुड़ जाएगी तो वो सबसे पहले मैनेजर की पोस्ट के लिए यूमी को ही डिसअप्रूव करेगी, क्योंकि यूमी ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा था और उसे इस तरह की पोस्ट देकर अपना बिजनेस बिगाड़ने का नायुन चांस नहीं ले सकती थी, जो सुनकर यूमी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी मिस्टर नम भी ये सब कुछ सुन लेते हैं और नायुन के जाने के बाद यूमी को भड़काने के लिए आ जाते हैं कि उसने जुंगवू और नायुन ने ये कंपनी साथ में ज्वाइन की थी और यूमी अपनी बहन की सिर्फ सेक्रेटरी बनकर रह गई है, क्योंकि ये सब कुछ नायुन ने उसे अपने से नीचे रखने के लिए किया था, जो सुनकर यूमी उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शू मेकर्स का रिप्रेजेंटेटिव अब भी किसी को भी बिल्डिंग के पास नहीं आने दे रहा था और अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहा था। पर तभी नायुन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उस रिप्रेजेंटेटिव से उसका बैट छीन लेती है और कहती है कि उसे वहाँ से हटने के लिए कितने पैसे चाहिए, जो सुनकर वो बंदा उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे कहता है कि हर चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, तो उसे हर वक्त पैसों की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी नायुन धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे कहती है कि वो उसे इतने पैसे देगी कि उस रिप्रेजेंटेटिव की फैमिली उसे वापस से एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उसकी बेटी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी। जो सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी और वो अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों के बीच में नहीं लाना चाहता था, जिस वजह से वो गुस्से में नायुन के ऊपर चाकू भी निकाल देता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। पर तभी यूनो आकर उस बंदे को रोकता है और इसी फाइट के बीच गलती से यूनो के सर में चाकू से चोट लग जाती है, जो सब कुछ वो बंदा इंटेंशनली नहीं करना चाहता था। इसीलिए जब सारे लोग इस इंसिडेंट की वीडियो बना रहे थे तो वो डर के वहाँ से भाग जाता है और नायुन ये सब देखकर स्माइल कर रही थी, जो देखकर यूनो भी समझ जाता है कि ये सब नायुन की चाल थी कि वो किसी तरीके से उस बंदे को भड़का सके ताकि वो कुछ ऐसी गलती करे जिससे कि वो सभी की नज़रों में क्रिमिनल बन जाए। और असल में भी यही होता है, क्योंकि शुरू से ये प्लान नायुन का ही था और कोइंसिडेंटली बीच में यूनो आ गया, जो सोचकर यूनो को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अब जब नायुन वहाँ से जा रही थी तो वो खड़े होकर उससे कहता है कि उसने ये सब तो प्लान कर दिया, पर वो ये बात कैसे प्रूव करेगी कि शू ब्यूटी एनिमल क्रुएल्टी नहीं करता, जिस पर नायुन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कहती है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और शू ब्यूटी एक इको फ्रेंडली कंपनी है, जिसके साथ वो सभी के सामने एक ईविल स्माइल करती है। अब रिप्रेजेंटेटिव के उस अटैक वाले इंसिडेंट से हर जगह पर ये न्यूज़ फैल जाती है कि उन सब शू मेकर्स ने वो बिल्डिंग आखिरकार शू ब्यूटी को दे ही दी और ये सब कुछ किया था नायुन ने, तो हर जगह पर उसका भी नाम होता है, क्योंकि बिल्डिंग मिलते ही वहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है उसे स्टोर बनाने के लिए। भले ही शू ब्यूटी इको फ्रेंडली नहीं है, यहाँ तक कि वो एनिमल क्रुएल्टी भी करती है, पर इन सबको नायुन को किसी तरीके से कवर करना था और वो यही करती है। जिसके बाद वो लोग मिस्टर शू को पॉपअप स्टोर का प्लान समझाते हैं। उसने जुंगवू के इनविटेशन कार्ड वाले आइडिया को भी अपने स्टोर के अंदर यूज़ किया था। उसने रूफ पर एक एक्वेरियम लगाकर वहाँ के फ्लोर को एक ओशन लुक दिया था, जो देखकर बहुत से लोग नायुन से इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें यूमी को काफ़ी जेलस फील करवा रही थी, क्योंकि नायुन जुंगवू का भी अटेंशन ले रही थी जिसे कि वो पसंद करती थी और बाकी लोग भी हर वक्त बस नायुन की तारीफ कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि पॉपअप स्टोर को अनाउंस करने के लिए नायुन एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी रखती है, वो भी उसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। यूमी भी अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ फोटो क्लिक कर रही थी, पर तभी जैसे ही नायुन पार्टी के अंदर एंट्री लेती है तो उसके स्टनिंग लुक्स को देखकर सभी लोग यूमी से डिस्ट्रैक्ट होकर नायुन के पीछे चले जाते हैं उसके साथ फोटोज क्लिक करने के लिए, जो सब देखकर यूमी अब कंट्रोल नहीं कर पाती। साथ ही यहाँ पर मिस्टर नम यूमी को और ज़्यादा भड़का देते हैं कि वो सब कुछ जानता है उनके लव ट्रायंगल के बारे में, वो कैसे जुनवू को पसंद करती है लेकिन जुनवू नायुन को पसंद करता है। जिसके बाद वो जुंगू को भी यही सब कहते हैं कि उसके और यूमी की रूमर्स हर जगह पर फैल रहे हैं कि उन दोनों का अफेयर है, और ऐसा जुनवू ने इसीलिए किया था क्योंकि उसे नायुन और यूनो के अफेयर के बारे में पता चल गया, जबकि वो उसको पसंद करता है। ये सुनकर जुंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी पार्टी में यूनो की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, जिसे यहाँ पर देखकर जुंगू उसके पीछे जाने लग जाता है, जो कि नायुन के पास जा रहा था। लेकिन तभी उसके कलीग्स उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनो नायुन से बात करता है और उसे कहता है कि इस बार उसने गलती कर दी है, क्योंकि उसने यूनो को अपना एक ऐसा एंटी फैन बना लिया है जो कभी उसको अपनी इंस्पिरेशन मानता था, और जो चीज़ नायुन ने उसे आज तक बोली थी वो उन्हें भूलने वाला नहीं था।
जहाँ वो एक बैकअप फ़ोन निकाल कर नायोन को बताता है कि इसके अंदर वो सारे एविडेंस है जो कि नायोन का सच सामने ला सकते हैं। ये चीज़ दिखाकर वो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि वो इन सबूतों को अभी के अभी फेंक देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, पर इसके बदले नायोन को उसके साथ बराबर कंपटीशन करना होगा, यानी कि नायोन को उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाना होगा, तभी यूनो अपने आप को प्रूव करेगा। पर फिर भी नायोन उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने से तो मना करती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि वो उसे कंपनी से फायर कर रही है और अगर इस सब के बदले उसे कुछ चाहिए तो वो उसे दे सकती है। जो सुनकर यूनो बैकअप फ़ोन वहीं पर फेंक देता है और उसे बोलता है कि मुझे सिर्फ नायोन चाहिए, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन फिर नायोन की आंख अपने घर पर खुलती है, जहाँ उसे एक मीडिया रिपोर्टर का फ़ोन आता है। वो उसे शिव ब्यूटी के खुलासे के बारे में पूछ रहा था। असल में किसी ने रातों रात नायोन के ही ऑफिस कंप्यूटर से मीडिया को एक मेल भेजा था, जिसमें वो सारे एविडेंस और वीडियोस थे कि शिव ब्यूटी सीक्रेटली अपने प्रोडक्ट्स एनिमल पर टेस्ट करते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी उसने उनकी मार्केटिंग की और लोगों से सच छुपाया। ये सारी चीज़ें नायोन को पता चलती हैं तो वो जल्दी से अपनी एजेंसी जाती है और हेड ऑफिस टीम से मिलती है, जहाँ मिस्टर हान उसे कुछ फोटोज दिखाते हुए कहते हैं कि नायोन मिस्टर शू के साथ सीक्रेटली अलायंस कर रही थी, क्योंकि ये फोटोज तब क्लिक किए गए थे जब नायोन उसे वो एविडेंस दिखाने के लिए गई थी जो कि उसे यूनो के पास से मिला था। ये सब देखकर वो नायोन को कंपनी से फ्रॉड करने और रूल्स तोड़ने की वजह से मैनेजर की पोस्ट से फायर कर देते हैं और अब मिस जोंग भी नायोन की हेल्प नहीं कर पाती, जिसके बाद बहुत बड़ी स्क्रीन पर ही अनाउंस किया जाता है कि नायोन को कंपनी से फायर कर दिया गया है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। पर यूनो वहीं पर होता है और यूमी जब ये न्यूज़ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो पोस्ट उसे मिलने वाली थी जब तक हेड ऑफिस से नायोन को कंपनी से निकालने का लेटर नहीं आ जाता। इसके बाद नायोन ने ऑफिस से जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वो ड्रिंक करते हुए सोच रही थी कि आखिर उसे फंसाने का और एक्सपोज करने का काम कौन कर सकता है। तभी उसे उस फ़ोन के बारे में याद आता है जो कि उन्होंने बिल्डिंग में ही उस वक्त फेंक दिया था। इसलिए अब नायोन उसे लेने के लिए बारिश में अकेले ही निकल जाती है। पर यह हम देख पाते हैं कि एक रैबिट मास्क पहने हुए आदमी ने नायोन पर नज़र रखी हुई थी और ये कौन था ये में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नायोन बिल्डिंग तक पहुंच जाती है और वो इस बैकअप फ़ोन को भी किसी तरीके से एक्वेरियम से उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो वो अपने सामने रैबिट मास्क पहने हुए आदमी को देखती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है और बचने के लिए टॉप फ्लोर पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो बंदा पहुँच चुका था जो कि एक कपड़े से नायोन का मुँह दबाना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइट बैक करती है और जैसे वो उस आदमी के हाथ पर अपने नाखून से चोट मारती है तो वो आदमी उसको धक्का दे देता है, जिससे कि वहाँ की रेलिंग टूट जाती है और नायोन सीधा उस एक्वेरियम पर जाकर गिरती है। वो अब वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो अंधेरे वाले हाथ वापस से उसे ट्रैप कर रहे हों। वो गहरे पानी के अंदर डूब रही थी। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो काफ़ी अजीब फील कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे नायोन नहीं बल्कि यूनो नज़र आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सोल यूनो की बॉडी में आ चुकी थी, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। यहाँ से फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो फ़ोन को नीचे फेंक कर नायोन से कहता है कि उसे सिर्फ नायोन चाहिए और उसकी सोल चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।